हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीबीजी ट्री की क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 5 का ही क्लास 12 का अगला वीडियो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेंडल के नियम कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि मेंडल के जो नियम हैं उस नियम के क्या क्या विधलन हैं या डेरिवेशन है, ठीक है, अपवाद क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी नियम है जो मेंडल के नियम को नहीं फॉलो करती, नहीं मानती। तो इस वीडियो में देखना हमें, तो पहले हम उसी को रिवाइज कर लें कि मेंडल के नियम्स क्या थे। तो मेंडल के नियम में हमने देखा कि एकल संकरण, एकल मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के प्रयोग के बाद मेंडल ने अपने प्रयोग के 3 नियम दिए। एक नियम था परिभाव्यता या एकल संकर क्रॉस का नियम, दूसरा था पृथक्करण या शुद्ध युग्मकों का पृथक्करण नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अप्रूहन यानी इंडिपेंडेंट असर्टमेंट का नियम, जो द्विसंकर संकर क्रॉस पर लागू था। अब यहाँ देखना हमको ये है कि हमें जाना कि परिभाव्यता का नियम कब लागू होता था, जब एकल संकर क्रॉस में हमने देखा कि एक जीनी अवस्था गति, मतलब कि क्या कि 7 विपरीत लक्षणों में से मेंडल ने अपने एक लक्षण को चुना, वो भी ऊंचाई, जिसमें से एक लंबा पे पौधा था और एक बौना पौधा था। दोनों में जब संकरण कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो F1 जनरेशन में सभी के सभी संकरण लंबे पौधे मिले, यानी कि हाइब्रिड, मतलब कि दोनों के लक्षण उसमें दिखे। मगर प्रभावी कौन सा था, तो जो प्रभावी था वो अपना गुण आगे दिखाया, तो प्रभावी था लंबा, इसीलिए कहा गया कि F1 जनरेशन में सभी के सभी लंबे पौधे दिखे, जबकि अप्रभावी छिपा हुआ था। अप्रभावी क्या था? छिपा हुआ था। तो यही था नियम प्रभाविता का नियम। मगर यहाँ जो नियम हम पढ़ने वाले हैं ये प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करते। जो मेंडल के प्रभाविता का नियम है उसका जस्ट ये अपवाद है। इसके बाद पृथक्करण का नियम क्या था कि F1 जनरेशन में देखा गया कि जो संकरण पौधे मिले थे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, उनसे जब F2 जनरेशन में स्वतः परागण कराया गया तो वहां सभी के सभी जो भी निश्चित अनुपात में थे, सभी के सभी निश्चित अनुपात में क्या हो गए? पृथक हो गए। जो भी वहां संतानें दिखी सब निश्चित अनुपात में पृथक दिखी। मतलब क्या कि एक संतान पहले की जनक की तरह दिखी, ठीक है, प्रभावी जनक के साथ दिखी, और एक अप्रभावी जनक के समान दिखी। बाकी के जो 2 आए वो संकरण लंबे पौधे आए, मतलब कि F2 जनरेशन में जो भी संतानें आई वो एक निश्चित अनुपात में पृथक हो गई, और यही था पृथक्करण का नियम। तो अब यहाँ हमको देखना है कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो मेंडल के नियमों को नहीं फॉलो करते हैं, वो अपवाद में आते हैं। तो ऐसे हमें 2 नियम पढ़ने हैं। एक है अपूर्ण प्रभाविता, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है को डोमिनेंस, मतलब क्या कि वह आपको मिलेगा सहप्रभाविता के अंतर्गत। तो इन दोनों नियमों को देखना है जो मेंडल के नियमों के अपवाद है। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको? अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। देखिए तो इसमें क्या कह रहा है डिफिनीशन कि जब किसी जीन के विषम युग्मजीयों में उत्पन्न लक्षण प्रारूप उस जीन के दोनों विकल्पों के लिए, हमने पढ़ा था कि जितने प्रभाविता के नियम हमें माने तो उसमें देखा कि दोनों जनकों से वो जीन F1 जनरेशन में आ रहा है युग्मों के थ्रू, मतलब युग्मकों के द्वारा आ रहा है और वहां दिख रहा है, मगर अपनी प्रभाविता कौन दिखा रहा है? जो प्रभावी होता है वो। तो अपनी प्रभाविता दिखा कर वो अपने गुण को आगे रखा, बाकी एक गुण क्या छिपा हुआ था, वही तो प्रभाविता के नियम। जबकि यहाँ क्या बोला डिफिनीशन कि उत्पन्न लक्षण प्रारूप उस जीन के दोनों विकल्पियों के लिए समयुग्मजी में उत्पन्न लक्षण प्रारूपों का मध्यवर्ती होता है। मतलब कि ये प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करता, मतलब हमें भी यहाँ एकल संकर क्रॉस की तरह ही लेना पड़ेगा। मगर यहाँ जो भी F1 जनरेशन में संतानें आएंगी ना तो प्रभावी जनक के समान होगी ना अप्रभावी जनक के समान होगी, दोनों के मध्यवर्ती बीच में होगी, और ये कुछ अपना अलग रूप दिखाएगी। F1 जनरेशन में ही वो अपना अलग रूप दिखाएगी, और यही कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता। यही क्या कहलाता है? तो इस दशा को अपूर्ण प्रभाविता तथा ऐसे विकल्पी को अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। अब हमें पता है
कि एक जीन जब भी चलता है तो वो युग्म में चलता है, या तो वो समयुग्मजीय होगा या तो विषमयुग्मजीय होगा। समयुग्मजीय मतलब क्या कि एक समान, जैसे हम बोलेंगे कि प्रभावी लंबे पौधे जनक के समान, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी अप्रभावी जनक के समान। और वहीं बोलेंगे हम विषमयुग्मजीय का एग्जाम्पल, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अब दोनों मिलेंगे तो दोनों के मिलने से विषमयुग्मजीय बनेगा। तो कभी भी जीन होता है वो जीन की जो एलील होते हैं वो हमेशा जोड़े में चलते हैं, युग्म में चलते हैं। तो यहाँ हमें समझ में आया क्या कि जो भी हमने दो जनक लिया, मतलब एक प्रभावी एक अप्रभावी, दोनों के संकरण से जो F1 जनरेशन में संतानें मिली वो दोनों के मध्य आई, मतलब ना तो इसकी तरह दिखती थी ना इसकी तरह, कुछ अलग ही वो मिले, और वही कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। कुछ एग्जाम्पल हैं किन में पाया गया। गुलाब बांस का पौधा जो इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको मिराबिलस जलापा बोलते हैं या 4 o'clock बोलते हैं, ठीक है, 4 o'clock प्लांट बोलते हैं या मिराबिलस जलापा। दूसरा है मीठी मटर जिसको बोलते हैं लाइथरस स्टाइबस। तीसरा एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन। जो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। स्नैपड्रैगन गुलाब बांस पौधा, इसको बोलते हैं एथेरियम मेजस। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा, एग्जाम्पल देगा आपको इनमें से कोई भी, कि इनमें से कौन अपूर्ण प्रभाविता के नियम को फॉलो करता है, मानता है या उसके द्वारा दिखाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे। अभी हम कुछ देर बाद आगे पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा था एकल संकर क्रॉस में, हमने एक दिखाया था कि वहाँ हमने एक रेड फूल लिया था और एक व्हाइट फूल, दोनों के संकरण कराने के फलस्वरूप हमें क्या मिला था F1 जनरेशन में गुलाबी पौधा, जहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर था। और जब F2 जनरेशन में उसके युग्मकों का हमने संगमन कराया था तो वहाँ हमें मिला था क्या कि एक मिला लाल एक मिला उजला, दो कैसे मिले गुलाबी। तो उसी एग्जाम्पल को हमको यहाँ देखना होगा और यहाँ हम समझेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता कैसे दिख रही है। इसके बाद हम आते हैं उस एग्जाम्पल को देखेंगे कुछ देर बाद। यहाँ हम देखते हैं कि सप्रभाविता किसे कहते हैं। देखिए सप्रभाविता भी इसी की तरह है। तो यहाँ सप्रभाविता में क्या होता है कि यहाँ कम से कम 2 से ज्यादा एलील यहाँ देखने को मिलेंगे, एक जीन के 2 से ज्यादा एलील देखने को मिलेंगे। कैसे? तो यहाँ हम देखते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, बोल रहा है प्रभावी व अप्रभावी दोनों एलील जब स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं तो उसे सप्रभाविता कहते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि जो भी एलील मिलेंगे, एक जीन के जो भी एलील मिलेंगे, उनसे जो भी जीनोटाइप्स बनेंगे तो उनमें कुछ ऐसे लक्षण होंगे, मतलब ये कि कुछ ऐसे, सप्रभाविता का मतलब क्या कि साथ साथ प्रभाविता हो। मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ मनुष्य के रुधिर वर्ग को लेके चला जाता है। रुधिर वर्ग कितने होते हैं? 4, ए ग्रुप, बी, ए बी और ओ। तो इनमें से जो भी ग्रुप होगा तो ए के लिए प्रभाविता कैपिटल ए, बी के लिए कैपिटल बी और ए बी के लिए दोनों होंगे और ओ के लिए ओ। तो यहाँ जो ए बी वर्ग है वो ए बी वर्ग के जो भी जीन होते हैं, जो भी एलील होते हैं, वह एलील दोनों के मिलने से, मतलब दोनों अपने आप में प्रभावी हैं। और सप्रभाविता कहता क्या है कि जब दो प्रभावी एक साथ मिलकर, ठीक है, और दोनों अपनी प्रगति को दिखाएं, अपने उपस्थिति को प्रकट करें, एक साथ प्रकट करें, तो वो होता है सप्रभाविता। यहाँ पे डिफिनेशन वही कह रहा है कि प्रभावी व अप्रभावी दोनों एलील जब स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं तो सप्रभाविता कहते हैं। अब यहाँ हम बोलेंगे कि मान लीजिए हमें एक जीन के 3 एलील मिले, IA, IB और स्मॉल आई या IO बोलते हैं। तो ये हमारे जो 3 एलील हैं, अब 3 एलील मान लीजिए हमने कहा कि IA और IB जो हमारे हैं वो प्रभावी हैं जबकि I के तुलना में। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि IA और I मिले तो इसमें से कौन सा वर्ग बनेगा। तो जब दो हमारे ऐसे मिले तो इसमें से IA अपना दिखाएगा ब्लड ग्रुप, मतलब A ब्लड ग्रुप का वो है। तो जब प्रभावी अप्रभावी मिल रहे हैं तो यहाँ प्रभाविता का नियम कुछ फॉलो करें, मगर सब प्रभाविता एक आ जा रहा है। कौन कौन? अगर IA और IB मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर ब्लड ग्रुप AB बनाएंगे, मतलब दोनों प्रभावी जब मिलकर और अपने दोनों अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे हैं वो होता है सप्रभाविता। यहाँ तक समझ में आपको आया? अब हम देखते हैं इसमें कि कुछ एग्जाम्पल में क्या है। हमने बताया मानव के रुधिर वर्ग, मतलब जो मनुष्य का ब्लड ग्रुप है वो इस एग्जाम्पल में लिया जाता है। आते हैं इसमें कुछ पॉइंट है, पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ से
कि मनुष्यों में 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। अभी हमने बताया कौन कौन, ए बी और ओ। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इन रुधिर वर्गों की वंशागति एक ही स्थान पर स्थित एक ही जीन। अब पता है कि एक ही जीन होता है जो कार्य करता है किसी भी गुण को ढोने के। तो यहां याद करना है कि एक ही जीन के 3 विकल्पी मतलब 3 एलील पाए जाते हैं। हमने बताया कौन कौन, IA, IB और I या IO। ये तीन क्या हो गए कि एक जीन के 3 विकल्प यानी कि 3 एलील पाए गए। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या पूछता है कि मानव रुधिर वर्ग के कितने एलील होते हैं, तो वो 3 होते हैं। ठीक, फिर पूछता है कि मानव रुधिर वर्ग में कितने लक्षण प्रारूपी होते हैं, वो 4 होते हैं, A B O और B। जो यहां दिख रहे हैं ये सब लक्षण प्रारूप है, मतलब फिनोटाइप्स है। अब आते हैं कि इस रुधिर वर्ग का खोज किसने किया था, जो इंपॉर्टेंट है, उसने किया था रुधिर वर्ग का खोज जिन्होंने किया था वो थे कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में की थी। इसके बाद जब रुधिर वर्ग का खोज हुआ था, तो रुधिर वर्ग के खोज के बाद जब वंशागति देखी गई इसके अंदर, जो जिन्होंने एलील को बतलाया वो साइंटिस्ट थे बर्नस्टीन। कौन से थे, बर्नस्टीन। इन्होंने 1924 से 1925 ईस्वी के बीच में इसकी खोज की थी कि रुधिर वर्ग में, एक रुधिर वर्ग में जो जीन है उसके कितने एलील होते हैं। और सब प्रभावता इसमें एक ही दिखाता है, A और B जब 2 एलील एक साथ मिलकर जब अपने प्रभावता दोनों दिखाते हैं वही सब प्रभावता कहलाता है। बाकी तो यहाँ पर प्रभावी अप्रभावी दोनों मिलकर अभिव्यक्ति अपनी दिखाएंगे कौन, यहाँ सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हमें यहाँ पता चल गया कि हमारे पास एक जीन के कम से कम 3 एलील हो गए। तो 3 एलील कम से कम 6 जीनोटाइप्स बनाएंगे, मतलब क्या, जीन प्रारूप कम से कम इनके 6 होंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर वो 6 प्रारूप कौन कौन से हैं जो यहाँ आपको बॉक्स में दिख रहा हो। चलते हैं अगले पॉइंट को समझ के हम इस बॉक्स को समझते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है कि प्रत्येक जनक से एक विकल्प प्राप्त होता है। ये तो पता है हमें कि प्रत्येक जनक से एक विकल्प प्राप्त हो गया। अगर हम बात करेंगे समूह ए की, तो ए समूह में कितने विकल्प हो गए, IA हमें प्राप्त हो गया। दूसरा आ गया मेरे पास बी वाला होगा तो IB, AB वाला होगा तो IA IB दोनों, और O के लिए I, तो एक विकल्प प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए कम से कम हमें 6 प्रकार के जीनोटाइप्स प्राप्त होंगे। यह याद करना होगा आपको कि 6 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। रुधिर वर्ग में जो 3 एलील होते हैं वो 3 एलील से मैक्सिमम कितने जीनोटाइप प्राप्त होते हैं, जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं, 6 प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से। मान लीजिए जनक ए से एक एलील हम में ले रहे हैं और जनक 2 का एलील भी हमारा सेम वही है, कौन कौन, IA और I है। तो संभाव्य संतति में जीनोटाइप क्या बनेगा, तो दोनों के मिलने से। सपोज कीजिए हमने कहा कि ब्लड ग्रुप ए के लिए हमें IA इंडिकेट कर रहा है एलील से, और एक ब्लड ग्रुप ए है उसका भी I है। जब दोनों का मिलेगा तो IA I है, तो दोनों अपने आप में प्रभाविता दिखा रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A होगा, सेम वही। उसी तरह हम ब्लड ग्रुप ले रहे हैं A पहले जनक के लिए, और उस जनक में क्या ले रहे हैं, ब्लड ग्रुप, अरे जीन प्रारूपी यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जीन के लिए एलील IB। तो IA और IB जब मिलेंगे संतति में जो जीनोटाइप बनेगा वो होगा IA और IB। जबकि हमने बताया कि IA और IB दोनों जब प्रभावी, जब दोनों मिलेंगे तो वैसी चीज को हम बोलते हैं सप्रभाविता। तो यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया, A और B। उसी तरह हम अगला देखते हैं, यहाँ IA और स्मॉल I है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के एलील के मिलने की वजह से यहाँ जीनोटाइप क्या बन रहा है, IA और I, जबकि एक अप्रभावी है दूसरा प्रभावी है। तो प्रभावित होने की वजह से ब्लड ग्रुप क्या बन गया, A। इसी तरह सभी बॉक्स यहाँ बनते दिख रहे हैं, IB है, IA है, तो यहाँ भी ब्लड ग्रुप AB बन गया। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रभावी दिख रहे हैं। IB IB जब दोनों सेम एलील यहाँ पे हैं तो B को ही दिखाएंगे। IB और I क्योंकि ये प्रभावी अप्रभावी है तो ब्लड ग्रुप B दिखाएगा। और जब I होंगे तो I सिंपल तौर पर किसको इंडिकेट करता है, ब्लड ग्रुप O को। अब यहाँ देखना है कि जो हमारे बर्नस्टीन थे साइंटिस्ट, उन्होंने इन सब के लिए एलीलों को बतलाया था। ठीक है, जैसे एक ग्रुप के लिए आप कौन से, ठीक है, जीनोटाइप्स को लेंगे,
जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पिता का ब्लड ग्रुप AB है, माँ का ब्लड ग्रुप B है, तो क्या संभावनाएं हैं कि F1 जनरेशन में संततियों का ब्लड ग्रुप क्या क्या होगा, ठीक है, रुधिर वर्ग क्या क्या होगा। तो इन सभी नियमावली सब निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि A रुधिर वर्ग का जीनोटाइप्स क्या होगा, या तो IA या तो IA दो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम नियमावली को लेकर बना सकते हैं। अब हमें पता है कि AB का जीनोटाइप्स क्या होगा, IA और कोई दूसरा होता नहीं है। B का क्या होगा, IB I होगा, और O का क्या होता है, I और I, ठीक। तो ये बातें हैं जानने की कि बर्नस्टीन ने कैसे यहां पर बतलाया कि रुधिर वर्गों में वंशागति दिखती है और एक जीन के मैक्सिमम 3 एलील होते हैं। अब बात आती है कि इस रुधिर वर्ग में कुछ ऐसे भी प्रोटीन या प्रोटीजन्स पाए जाते हैं जो रक्षा और प्रतिजन का काम करते हैं। तो एक को बोलते हैं एंटीजन, एक को बोलते हैं एंटीबॉडी, ऐसे दो कारक पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है प्रतिजन और एक होता है प्रतिरक्षी, जिसको एक को बोलते हैं एंटीजन, दूसरा होता है एंटीबॉडी। तो अब हमें देखना है यहाँ पर, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर किसी रुधिर वर्ग में एंटीजन पाया जा रहा है तो उसमें वो एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। जैसे हम यहाँ समझाते हैं, अगर रुधिर वर्ग A है तो इसमें एंटीजन कैसा पाया जाएगा, A। तो यहाँ देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी को हम दिखाते कैसे हैं, तो दो तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि पहले एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं, किसका, अपूर्ण प्रभाविता के एग्जाम्पल को पहले हम समझ लेते हैं। तो चलिए उसके बाद आएंगे हम रुधिर वर्ग में। तो यहां हम समझा रहे हैं, हमने कहा कि जनक थे, यहां हमने लिया लाल फूल और यहां लिया हमने सफेद फूल। लाल फूल के लिए हमने क्या इंडिकेट किया, कैपिटल R, और सफेद के फूल के लिए स्मॉल r। यहां से हमें युग्मक प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे, युग्मक। यहां से कैपिटल R, यहां से स्मॉल r, ये हो गए युग्मक। और यही युग्मक आगे चलकर मुख्य रूप से F1 जनरेशन में यही संतति देखने को हमें मिलेगी। तो ये कैसा हो गए, गुलाबी, कैसा दिखेंगे, गुलाबी। तो ये बताता है अपूर्ण प्रभाविता, मतलब ना तो इस फूल की तरह दिखे ना इस फूल की तरह, दोनों के मध्य हो गए, मध्यवर्ती दिख रहे हैं। मतलब एक नया जनरेशन यहां दिख गया, कौन, गुलाबी, ना लाल की तरह ना दिखा ना सफेद की तरह। अब इसी का हम F2 जनरेशन में F2 जनरेशन में इसको हमने क्रॉस कराया, तो यहां क्या मिलेगा देखते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड से। यहां हमने रखा कैपिटल R, क्रॉस कराते हैं कैपिटल R, फिर यहां से इसको क्रॉस कराएं कैपिटल R स्मॉल r। जब इसका इसमें क्रॉस कराएं कैपिटल R स्मॉल r, और ये इसका क्रॉस कराएं तो स्मॉल r। तो हमें क्या मिल रहा है, तो हम देख लेते हैं जीनोटाइप, मतलब जीन प्रारूप, जीन प्रारूपी अनुपात देख लेते हैं, मतलब जीनोटाइप रेशियो। तो क्या आ रहा है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, मतलब एक रेशियो, ये दोनों दो रेशियो एक मिल रहे हैं, ये हुआ।
लक्षण प्रारूपी क्या मिल रहा है, तो लक्षण प्रारूपी देख लीजिए, जनक के समान ही इसमें आएंगे, मगर एक चीज यहां डिफर हो रहा है क्या, कि लक्षण प्रारूप हम देखेंगे यहां से, लक्षण प्रारूपी अनुपात जब हम देखेंगे तो यहां क्या मिलेगा, तो लक्षण प्रारूपी अनुपात देख लीजिए, यहां एक हो गया लाल फूल, दो क्या हो गए गुलाबी, और एक क्या हो गया, एक हो गया सफेद फूल। ये हो गए। यहां भी रेशियो निकालेंगे आप तो 1:2:1, जबकि प्रभावता के नियम का रेशियो क्या था, 3:1, किसका, लक्षण प्रारूपी अनुपात का, जबकि यहां देख रहे हैं दोनों में सेम मिल रहा है। तो यही है अपूर्व प्रभाविता का नियम, जो यहां हम किस पर, मेराबियस जलापा मतलब गुलाब, बांस के जो हमने पौधे लिए थे वहां हमने देखा स्नैपड्रैगन वाले पौधे में भी कि ये सारे के सारे कुछ ऐसे ही दिख रहे थे। यहाँ F1 जनरेशन में जो भी संतानें मिली वो इन दोनों के मध्यवर्ती मिली, गुलाबी फूल कैसा मिला, गुलाबी फूल मिला। और यही पूरे के पूरे फिगर क्या बतलाते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का, मतलब कि प्रभाविता यहाँ नहीं दिखा, यहाँ कुछ अलग ही गुण देखने को मिले। और F2 जनरेशन में जहां हमें अनुपात 3:1 मिलने चाहिए थे लक्षण प्रारूपी अनुपात में, वहां क्या मिले 1:2:1, मतलब एक समान किसका मिला, जनक के समान एक मिला, मतलब एक प्रभावित जनक के समान एक अप्रभावित जनक के समान, और जबकि दो कैसे मिले, F1 जनरेशन के समान जो फूल मिला था उसके समान मिले। तो ये था अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण प्रयोग विधि द्वारा। अब आते हैं हम लोग कि ये जो सप्रभाविता है उसे कैसे समझेंगे। तो चलिए ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में जाएंगे, तो चलते हम सप्रभाविता को समझते हैं। अब देखिए हमने कहा कि एंटीबॉडी और एंटीजन कैसे होंगे। तो यहां देखिए सबसे पहले बात जानना होगा कि रुधिर में, मतलब किसमें, यहां हम ऐसे लिखते हैं आरबीसी में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। ठीक है, इसको सिंपल हम समझाते हैं HB से। अब यहां देखिए हीमो जो होता है, क्या, हीमो होता है आयरन, इसको सिंपल दिखाते हैं हम लोग Fe से। किससे, Fe से। ग्लोबिन क्या है, तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है, सिंपल में कहते हैं, या इसमें कौन सा प्रोटीन होता है वो भी जान लीजिए, वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और यही ग्लाइकोप्रोटीन क्या दिखलाता है और क्या बनाता है, तो ये बनाता है एंटीजन, जिसको हम बोलते हैं प्रतिजन। क्या बोलते हैं, प्रतिजन। ये पॉइंट याद रखना है। क्या बनाता है, प्रतिजन। फिर से रिवाइज करते हैं कि आरबीसी के अंदर क्या पाया था, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड क्या दिखता है, रेड दिखता है, लाल दिखता है। इस हेमोग्लोबिन के दो भाग होते हैं, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम मतलब होता है आयरन, ठीक है। ये Fe का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है, अपने चारों तरफ किसको बाइंड करता है, ऑक्सीजन को। जब हम श्वसन करते हैं और श्वसन में जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन के जो कण होते हैं, तो एक हीम से 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि एक हीमोग्लोबिन में एक हीम से कितने ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, तो कम से कम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, जुड़ते हैं, किसके साथ, एक हीम के साथ, मतलब एक आयरन के मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। ग्लोबिन क्या, यहाँ पर प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और यही ग्लाइकोप्रोटीन क्या बनाता है, एंटीजन। क्या बनाता है, एंटीजन। यहां तक समझ में आया, ठीक है, एंटीजन। अब क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी बनता कहां है, तो आपको याद होगा कि आरबीसी बनता है रेड बोन मैरो,
जिसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में क्या बनता है? आरबीसी। तो एंटीजन भी कहां बनेगा? लाल अस्थि मज्जा में। ये क्वेश्चन पूछता है कि एंटीजन मुख्य रूप से कहां बनता है? तो लाल अस्थि मज्जा में, मतलब जो हड्डियां होती हैं, बड़ी हड्डियां, जैसे फ्यूमर हो गया, ह्यूमर्स हो गए, इन हड्डियों के बीच में क्या बनते हैं? लाल अस्थि मज्जा। और लाल अस्थि मज्जा में क्या बनते हैं? आरबीसी। और इसी आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन भाग होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन को बनाता है, और ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से वो प्रोटीन की तरह कार्य करता है, और यही ग्लाइकोप्रोटीन क्या बनाता है? एंटीजन। अब आते हैं कि एंटीबॉडी कहां बनेगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी को ध्यान देते हैं, इन बातों को आपको उतारने होंगे इसी तरीके से। अब आते हैं हम लोग एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, तो हमें पता है कि एंटीबॉडी जब भी बनता है वो बनता है WBC से, क्योंकि एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि शरीर में जो पैथोजन बाहर से, जो फॉरेन पैथोजन आते हैं, जो बीमारियों को ढोने वाले कारक होते हैं, ठीक है, तो उन पैथोजनों के प्रति ये रक्षा करता है, अगेंस्ट उनके लड़ाई के लिए। ठीक है, WBC काम करता है। तो WBC में 5 प्रकार के WBC होते हैं। तो जो लिम्फोसाइट होता है वो छोटा होता है, और मोनोसाइट जो होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर कौन सा एंटीबॉडी पूछा जाता है क्वेश्चन कि WBC में कौन सा भाग, WBC का कौन सा भाग एंटीबॉडी बनाता है? तो वो बनाता है लिम्फोसाइट्स। कौन सा? लिम्फोसाइट्स। और यही लिम्फोसाइट बनाता है क्या? एंटीबॉडी। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में डालने होंगे कि एंटीजन कौन बनाता है और एंटीबॉडी कौन बनाता है, जबकि ये दोनों रुधिर में ही है। रुधिर जब आप पढ़ेंगे रुधिर में, तो रुधिर के मुख्य 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो प्लाज्मा जो तरल होता है, और बाकी एक होते हैं ठोस। ठोस में 3 चीज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो तीनों जब पाए जा रहे हैं तो इसके मुख्य 2 भाग रुधिर में, तो प्लाज्मा तरल भाग है जिसके अंदर ये तीनों ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। तो आरबीसी के अगेंस्ट, आरबीसी के अंदर क्या बन रहा है? एंटीजन। और डब्ल्यूबीसी के जो एक छोटा सा भाग जो लिम्फोसाइट है वो क्या बनाता है? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी और एंटीजन बन गए। अब दिखाते कैसे हैं ये देखना है। तो एंटीबॉडी को हम दिखाते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, क्योंकि यही दो प्रभावी होते हैं। और एंटीजन को हम दिखाते हैं या तो एंटी ए से, नहीं तो स्मॉल ए से दिखाते हैं। उसी तरह एंटी बी से, नहीं तो स्मॉल बी से दिखाते हैं। अब 2 क्वेश्चन यहां से बनेगा क्या कि एंटीजन कितने होते हैं और एंटीबॉडी कितने होते हैं? दोनों 2-2 होते हैं। एक को दिखाते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, एक को दिखाते हैं या तो एंटी ए बोलेंगे, या तो स्मॉल ए, या तो एंटी बी, या तो स्मॉल बी। यहां से आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। तो आते इस बॉक्स को फिर समझ लेते हैं। हमने कहा कि अगर किसी रुधिर वर्ग में अगर एंटीजन ए पाता है, ठीक है, सपोज कीजिए कि एंटीजन या एंटीबॉडी को ले चलते हैं, अगर एंटीबॉडी ए पाया जा रहा है तो वहां जान लीजिए कि प्रतिरक्षी, ठीक है, ठीक है, प्रतिरक्षी जो होंगे, तो हमारे पास अगर ए पाया जा रहा है तो वहां पर देखना हमें यह होगा कि जहां एंटीबॉडी ए पाया गया वहां एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? बी। ठीक है, क्या पाया जाएगा? बी। यहां बॉक्स पर देखिए, हमने कहा कि रुधिर वर्ग ए है और प्रतिजन उनमें ए पाया जा रहा है। कौन सा पाया जा रहा है? ए। जब ए पाया जा रहा है तो इस ए की वजह से जो हमारे प्रतिरक्षी होंगे, ठीक है, प्रतिरक्षी कौन? एंटीबॉडी, वो हमारे एंटीबॉडी उसके जस्ट विपरीत होंगे। देखिए क्या पाया जा रहा है? बी पाया जा रहा है। कौन सा? बी। तो यहां बी पाया जा रहा है, मतलब ये कि सपोज कीजिए कि इसी पैटर्न पर जो ब्लड डोनेट होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं, इसी पैटर्न पर किए जाते हैं। जैसे हमें पढ़ते हैं, हमें जानते हैं ब्लड ग्रुप में, रुधिर वर्ग में, कि ओ सर्वदाता होता है। जो रुधिर वर्ग ओ होता है वो सर्वदाता होता है। क्यों होता है? यहां देखिए, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी ए और बी होगा। इसी वजह से ओ सभी वर्ग को क्या दे सकता है? रक्त दे सकता है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ किससे लेगा? ओ से ही लेगा, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी ए और बी है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है? ए और बी है। तो यहां से हम फिर देखते हैं, और ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं?
तो सरोगाई करने का मतलब क्या कि इसके पास दोनों चीजें हैं, प्रतिजन ए और बी दोनों है, जबकि एंटीबॉडी कोई नहीं है। जब एंटीबॉडी कोई नहीं है तो ओ वर्ग भी इसको दे सकता है और ए और बी दोनों दे सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों का गुण लेके ये सब प्रभावी हो रहा है तो दोनों को दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। और ये पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए। इसी तरह कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लोबिन, ये सारे पॉइंट जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ये सारे पॉइंट आपके नोट्स में जाना चाहिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां से मान ली हमने कहा कि जनक, या ऐसे लिखते हैं, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है। ठीक, अब बताइए इनमें जीनोटाइप क्या मिल सकते हैं हमें, जो हमें F1 जनरेशन संतानें दिखेंगी। तो यहां देखिए, यहां मिलेगा आइए ए मिल सकता है ना। ठीक, या दूसरा क्या मिल सकता है, आई ए और स्मॉल आई। यहां भी सेम वही मिलेगा, आई बी और आई बी, या तो आई बी और स्मॉल आई। अब इसी का हम क्या कराएंगे, क्रॉस करा के देखते हैं कि F1 जनरेशन में उन संततियों का कौन सा रक्त समूह आएगा। तो यहां हम ले लेते हैं यही गैमीट है F1 जनरेशन के लिए। तो यहां क्या मिलेगा, आई ए आई बी, आई ए आई बी, क्योंकि इससे क्रॉस कराया। यहां भी हम करते हैं आई ए आई बी, क्योंकि इसका क्रॉस करा के हमने यहां लिखा, इसका क्रॉस करा के हमने यहां लिखा, इसका क्रॉस इससे करा के यहां लिखा, और इस वाले के लास्ट क्रॉस करा के हम कहां लिखेंगे, यहां। तो अब बताइए इन सब में कैसा ग्रुप मिला। तो यहां से देखिए किसका जीनोटाइप मिल रहा है, ये जीनोटाइप मिल रहा है ए बी ब्लड ग्रुप का। तो सभी के सभी यहां सभी ए बी रुधिर वर्ग के होंगे, ए बी रुधिर वर्ग के होंगे। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने होंगे। कुछ क्वेश्चन अभी हम बोल देते हैं जिसको आपको अपने नोट्स में बनाने होंगे और उसके सारे आंसर कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना हो। जैसे क्वेश्चन एक पहला, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे कि पिता का वर्ग ग्रुप ले लेते हैं कि ब्लड ग्रुप उनका रुधिर वर्ग कौन हो गया, ए बी, और माता का बी। पहला क्वेश्चन हो गया F1 जनरेशन में कौन कौन सी रुधिर वर्ग भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि पिता का ब्लड ग्रुप बी हो और माता का ब्लड ग्रुप ओ हो। ठीक, तीसरा क्वेश्चन पिता का ब्लड ग्रुप ए बी, माता का ब्लड ग्रुप ए बी। चौथा क्वेश्चन पिता का ब्लड ग्रुप ओ, माता के ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में डाल के करने होंगे और जो भी आपके आंसर आएंगे उसको कमेंट बॉक्स में आप सेंड करेंगे। उसका जो भी सही होगा उसका आंसर हम टिक करके आपको दे सकते हैं। इसके बाद ये सारे पॉइंट जितने भी बताए गए ये थे मेंडल के अपवाद, कौन कौन, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।